क्वेश्चन नंबर 19 है 1 3 6 2 5 8 3 8 2 की का माध्यिका यानी की माध्यिका क्या होगा। की का माध्यिका क्या होगी। तो अगर मैं देखूं सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। आरोही क्रम में तो पहले 1 फिर 2 बार 2 तो 2 2 फिर अगर मैं 3 देखूं तो 2 बार 3 है फिर क्या आ गया 5 आ गया फिर क्या आ गया 6 आ गया फिर क्या आ गया 8 फिर क्या आ गया 8। तो माध्यिका क्या होगी। माध्यिका होती है इन बीच का बीच वाला यानी 4 इधर छोड़ो आप 4 इधर छोड़ो तो बीच में क्या है 3 यानी वही माध्यिका हो गई। 4 इधर छोड़े 4 इधर छोड़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 सवाल दिया होगा क्वेश्चन नंबर 20 है। नेक्स्ट ये दिया 74 635 गुना 74 637 में कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका मतलब क्या होगा। अगर मैं देखूं 7 की और 9 की मल्टीप्लाई करूं कितना हो गया 63। अगर इसमें 1 जोड़ दूं 64 स्क्वायर बन गया। ऐसे कोई भी दो नंबर ले लो आप मान लो 10 और 11 छोड़ा 12 ले लो तो 120 हो गया। इसमें 1 जोड़ूंगा तो 121 11 का बन गया। एज 9 लिया मैंने और यहाँ पे 10 छोड़ा 11 ले लिया 99 हो गया। एक जोड़ू तो उस 10 का बन गया। यानी कि जब दो संख्या लगातार लिखी हो एक को छोड़कर बीच वाली को नेक्स्ट एक छोड़कर अगली संख्या लिखी हो तो उसमें हमेशा 1 जोड़ने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ऐसे देखो 74 635 यहाँ मैंने बीच में छोड़ दिया 74 636 बाद में लिखा 37। तो इन दोनों की गुना में क्या जोड़ना होगा मुझे जो पूर्ण वर्ग बन जाए +1। और मैं कह सकता हूं नेक्स्ट इसके साथ एक बात और बता सकता हूं कि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर बनेगा किसका। जैसे 7 गुना 9 63 एक जोड़ा 64 इन दोनों के बीच में संख्या 8 उसका स्क्वायर। ऐसी 10 गुना 12 करा 120 एक जोड़ा 121 इन दोनों के बीच में एक संख्या 11 उसका स्क्वायर। यानी जो छोड़ी गई संख्या है इन दोनों के बीच में वो ही क्या बनेगी उसका ही क्या बनेगा स्क्वायर बन जोड़ने पर। ऐसे ही मैंने आगे दिया हुआ है क्वेश्चन उसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है 94 94 67 गुना 94 69 +1 बटे में 94 68 गुना 94 68 भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो मैंने अभी बताया है कि 94 67 गुना 94 69 में 1 जोड़ने पर स्क्वायर बन गया पूरा ऊपर वाला ही स्क्वायर तो बन गया। लेकिन बना किसका इसी का तो बना जो बीच में नंबर छूटा हुआ है। यानी ऊपर वाले को लिख सकता हूं मैं 994 68 का स्क्वायर और बटे में इसे भी क्या लिख सकता हूं मैं 94 68 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बन गया। तो इससे खत्म हो गया तो शेष पूछ रहा हूं शेष क्या बचेगा 0। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि एक निश्चित राशि 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 37 तो वह धनराशि क्या होगी। तो मैं देखो अगर ये परसेंटेज है 9% तो 9% को अगर मैं बटे में लिखूं फ्रैक्शन में लिखूं भिन्न में तो हो जाएगी 9/100। मानो कोई राशि 100 रुपए ही उस पर 9 रुपए का ब्याज मिला 109 होगी पहली साल। फिर वही राशि इधर लिख लेता हूं मैं 100 रुपए ही पहली साल वो 109 हो गई 9 रुपए ब्याज मिला तो 109 हो गई 9% पे। फिर दूसरे साल क्या हुआ 100 रुपए पे फिर 9% पे 9 रुपए ब्याज मिला 109 हो गई। तो अगर मैं देखूं दोनों की मल्टीप्लाई यानी 10,000 रुपए पे क्या रुपए मिल रहा है मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई कैसे करो 9 ने 81 लिख दो पीछे 109 में 9 जोड़ दो 118 ये रुपए मिल रहे हैं। तो जो ये दिया होता है ये इसे बोलते हैं मूलधन। जो ये दिया होता है इसे बोलते हैं मिश्र धन यानी कि अमाउंट। ये क्या होगा मूलधन प्रिंसिपल। और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं इन दोनों के डिफरेंस को चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो चीज दी हो वो देख लो। अब अगर मैं इनका डिफरेंस करूं तो क्या बचेगा 1881 क्या आ गया। इसका मतलब हुआ चक्रवर्ती ब्याज नहीं 1881 हिस्से हुआ 1881 हिस्से आएगा जो भी चक्रवर्ती ब्याज आएगा। अब मुझे दिया हुआ है इन्होंने कही है जो धनराश चक्रवर्ती ब्याज है वो 3762 है यानी इसकी वैल्यू है 3762। मेरे हिसाब से ये 1881 लेकिन दी हुई है किताब क्वेश्चन में 3762 तो एक की वैल्यू निकालू तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो मुझे मूलधन निकालना मूलधन यानी 10,000 की वैल्यू तो 10,000 गुना 2 यानी कितना आ जाएगा 20,000। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 36 सेंटीमीटर है यानी समबाहु का मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी। ये इसकी भुजा कितनी दी है 36। वो कह रहा इसके अंदर वृत्त का क्षेत्रफल यानी इसके अंदर इन्होंने एक वृत्त बना दिया। तो अगर मैं इसका वृत्त बना दूं यानी ये इसका सेंटर हो गया तो उसका क्षेत्रफल यानी मुझे इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए तो या फिर एक फॉर्मूला होता है इसके लिए डायरेक्ट अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हो
मान लो भुजा उसकी 36 है और वो उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछता है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई भुजा का स्क्वायर बटे 12। डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो पाई ऐसी रहने दो गुना भुजा का स्क्वायर कितना 36 गुना 36 और बटे 12 से कटा 12 से 36 दिया होगा 108 पाई। अगर पाई में दिया हो तो 108 पाई आ जाएगा, पाई में ना दिया हो तो पाई की वैल्यू रख दोगे 22/7। अगर बोल लो परिवृत्त यानी बाहर अगर वो वृत्त बना दे इसके संभव के, तो अगर वो परिवृत्त की त्रिज्या पूछ ले या परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा डायरेक्ट, वो क्या होता है पाई भुजा का स्क्वायर बटे 3, ये होता है इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है और इसने पूछा हुआ परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई गुना भुजा कितनी है 36 गुना 36 और बटे क्या कर दो 3 से काटा 12 6 72 2 7 12 3 36 7 43 432 पाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 432 पाई। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई गुना भुजा का स्क्वायर बटे 3, जो मैंने लगाया 432 पाई आया। अंतःवृत्त बना दिया जाए इसके, तो वो होगा पाई भुजा का स्क्वायर बटे 12 यानी पाई गुना 36 बटे 12, तो 12 3 36 आ गया 108 पाई। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा 108 पाई, परिवृत्त होगा 432 पाई, यानी मुझे कोई इस वृत्त की त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक समकोण ट्राइंगल का मतलब है एक एंगल 90 डिग्री का। एक समकोण ट्राइंगल है जिसकी भुजा 5 12 13 यानी समकोण है ए बी सी, ये 90 डिग्री है और इसकी भुजा 5 12 13 है। 5 ये होगी 12 ये होगी 13 ये होगी, क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जोड़ हमेशा इसके स्क्वायर के बराबर होता है। वो कह रहा तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, यानी अब इसने क्या करा इसके अंदर वृत्त बना दिया ऐसे, वो बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मुझे सबसे पहले क्षेत्रफल का क्या, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो मुझे इसकी त्रिज्या पता ही होनी चाहिए। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज में कोई अंतःवृत्त बना दिया जाए और उसकी हमें त्रिज्या निकालनी हो, तो उसकी जो त्रिज्या होगी अंतःवृत्त की यानी छोटी जो आर होगी वो होती है जो लंब बोलते हैं इसे हम ऊंचाई, लंब यानी पी, परपेंडिकुलर बोलते हैं, प्लस आधार यानी जिसे बोलते हैं बेस, माइनस करोगे आप इसमें से क्या जो हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं जिसे हम, ये कर्ण, ये आधार और ये इसकी ऊंचाई यानी लंब, और इसमें भाग कर दोगे आप कर्ण घटाकर 2 की, ये इसकी त्रिज्या होगी। तो आर बराबर क्या आएगा, लंब कितना दिया हुआ 5, आधार 12 माइनस 13 बटे 2, तो 12 5 17, 17 में से 13 कम करें 4 बटे 2, यानी इसकी त्रिज्या आ गई 2 सेंटीमीटर। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पता वृत्त का क्या होगा पाई आर स्क्वायर लगा दो, तो पाई की वैल्यू रखो 22/7 गुना आर की वैल्यू आई 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 और गुना 22, 22 चौक 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इस समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधन ब्याज 30-40 है, तो धनराशि क्या होगी। तो मैंने बताया था अगर किसी साधन ब्याज की बात करें किसी दर में समय की गुना करते तो वो ब्याज के बराबर होती, तो 8 दूनी 16%, यानी वो 16% की वैल्यू दी हुई है 30-40। तो 1% की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी हो जाएगी 30-40 बटे 16, यार निकाल लो 1% की वैल्यू, काट ले से 16 कम 16 14 बचे 44 हो गए, 16 निम्न 44 0, यानी 1% की वैल्यू आ गई 190। अब वो बोला धनराशि यानी मूलधन, तो मूलधन क्या परसेंट होता है 100%, तो एक का क्या गुना 100 गुना, तो इधर भी 100 गुना, क्या हो जाएगी राशि 19 और 2 जीरो कीजिए 1 जीरो यानी 3 जीरो, 100% की वैल्यू आ जाएगी 19,000, यानी धनराशि होगी 19,000। धन्यवाद दोस्तों, मैंने भी 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जो आपके लिए बहुत सारे एग्जामों में एसएससी वगैरह में आएगा, तो आप इसे देखना एक बार और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और फिर आगे कल लेकर आता हूं मैं एक नेक्स्ट वीडियो और जो मैं अपलोड अपनी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके।